नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सूडान में डैम टूटने से भारी तबाही, सिविल वॉर की चपेट में है सूडान, भूख से मरने को मजबूर हुए लोग। टेलीग्राम पर भारत सरकार ने बैठाई जांच में पकड़े जाने पर भारत में लगेगा बैन, I4C के तहत हो रही है मॉनिटरिंग। IMD के लिए आ रहा है नया मिशन मॉनसून से कई गुना बड़ा बजट, वेदर फोरकास्टिंग होगी बेहतर। महीनों से गृह युद्ध झेल रहे सूडान पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल सूडान में अरपात डैम के टूटने के चलते तकरीबन 20 गांव बह गए, 30 के करीब लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इस आपदा से तकरीबन 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अरबात डैम के टूटने की वजह लंबे वक्त से हो रही मौसमी बारिश बताई जा रही है, जिसके चलते डैम में बाढ़ आ गई थी। सूडान में हालात बहुत खराब हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त से सिविल वॉर की मार झेल रहे सूडान में इस आपदा ने मानवीय सहायता पहुंचाने वाली एजेंसीज के लिए स्थिति और खराब कर दी है। कुछ वक्त पहले UN की एजेंसीज की तरफ से खबर आई थी कि सूडान के दारफुर क्षेत्र में राशन की कमी हो गई है। आलम यह था कि लोगों को घास और मूंगफली के छिलके खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दारफुर सूडान के पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। बताते हैं कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यहां पर नॉन अरब पॉपुलेशन को खत्म करने में लगी हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे एथनिक क्लींजिंग बता रहे हैं। बता दें कि सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। सूडान अपनी सीमा लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया और इथोपिया से साझा करता है। इसकी तटरेखा रेड सी यानी लाल सागर से भी लगती है, जिसके चलते इसके पास हिंद महासागर और सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर तक पहुंच है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट या फिर एक्सटेंशन है जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच है। रेड सी के उत्तरी हिस्से को सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अक्काबा और गल्फ ऑफ सुएज में बांटता है। सुएज नहर के जरिए यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। रेड सी दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। एशिया और अफ्रीका के 6 देश इससे तटीय सीमा साझा करते हैं। इनमें सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश था। 2011 में यह देश 2 भागों में बंट गया, सूडान और साउथ सूडान। पिछले बुलेटिन में मैंने टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल दुरों के अरेस्ट होने की खबर कवर की थी। इस सब के बीच टेलीग्राम को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। दरअसल भारत सरकार टेलीग्राम की जांच कर रही है और ऐसी आशंका है कि इसका इस्तेमाल जबरन वसूली और जुआ जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जांच के आधार पर अगर ये मामले सही निकलते हैं तो टेलीग्राम को भारत में बैन किया जा सकता है। खबर के मुताबिक ये जांच गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के द्वारा की जा रही है। I4C देश में साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक नोडल पॉइंट के तौर पर काम करने वाली संस्था है। I4C का मकसद कानून लागू करने वाली एजेंसीज की जरूरतों को समझकर देश और देश के बाहर के संस्थानों की मदद से फॉरेंसिक और नई तकनीक के विकास के रिसर्च और डेवलपमेंट को शुरू करना है। साइबर स्पेस के मिसयूज को रोकना है। वर्तमान में टेलीग्राम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों का अनुपालन करता है। इसके तहत प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करना और मासिक अनुचालन रिपोर्ट पब्लिश करना जरूरी है। आप हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। जापान में डॉल्फिन बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं। जापान के फुकुई रीजन में तकरीबन 18 तैराकों को डॉल्फिन्स ने काटा। जापान में मौजूद सुइसोहामा बीच, जिसे डायमंड बीच भी कहते हैं, इस बीच पर लोगों को एडवाइजरी जारी कर जानवरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। देखिए, वैसे डॉल्फिन आमतौर पर बहुत शांत प्राणी होते हैं, लेकिन वे तीखे दांतों से काटकर
खून बहा सकते हैं, पानी के नीचे खींच सकते हैं और यहाँ तक कि इंसान को मार भी सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉल्फिन अपने नेचर के विपरीत अगर इंसानों को काट रही हैं, इसका मतलब है कि कोई एक ही डॉल्फिन है जो सबको नुकसान पहुंचा रही है। डॉल्फिन एक मरीन मैमल है। ये एनिमल किंगडम में इंसानों के साथ सबसे ज्यादा फैमिलियर एनिमल्स में से एक है। दुनिया में डॉल्फिन्स की तकरीबन 40 लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं। डॉल्फिन्स मरीन एनवायरनमेंट की फूड चेन में सबसे टॉप पर होती हैं, इसलिए इनकी भूमिका मरीन इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने में भी है। इसके अलावा ये इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर भी काम करती हैं, जैसे ये महासागरों में बढ़ते प्रदूषण और मछलियों की कम होती संख्या के बारे में बता सकती हैं। भारत में गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। स्थानीय स्तर पर इसे सूसू कहते हैं। दरअसल ये उस आवाज के नाम पर है जो ये सांस लेते वक्त निकालती हैं। इसे टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं। ये आमतौर पर ब्लाइंड होती हैं और अपने शिकार के लिए इको लोकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं। इको लोकेशन प्रोसेस को जानवरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जानवर साउंड वेव्स छोड़ते हैं और ये साउंड वेव्स किसी वस्तु या जानवर से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे इन्हें उसके लोकेशन और दूरी का अंदाजा हो जाता है। गंगा रिवर डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हासिल है। इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। भारत में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में वेदर फोरकास्टिंग की सटीकता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अब खबर आ रही है कि वेदर फोरकास्टिंग को और बेहतर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक मिशन मंजूर होने वाला है। यह मिशन 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन की तुलना में बहुत बड़ा होने वाला है। 2012 में लॉन्च हुए मिशन मॉनसून का मकसद मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करना था। इस मिशन ने IMD यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कायाकल्प में अहम भूमिका निभाई थी। IMD की वेदर फोरकास्टिंग पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी स्थानीय स्तर पर इसकी एक्यूरेसी खराब है। जैसे जुलाई 2024 में मुंबई की बारिश को लेकर IMD की प्रेडिक्शन 40% तक गलत साबित हुई। नए मिशन में जलवायु परिवर्तन के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान के लिए वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क और डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल किए जाएंगे। वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस वायुमंडल में भेजी जाती हैं। ये पल्सेस वायुमंडल में मौजूद प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं। साथ ही वर्षण के प्रकार का भी अंदाजा लगाया जाता है, जैसे वर्षा, बर्फ या फिर ओला इत्यादि। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेनड्रॉप आदि से टकराती हैं तो डेटा को वापस रडार के पास लेकर आती हैं, जिसे मौसम वैज्ञानिकों द्वारा एनालाइज किया जाता है। इसी के आधार पर मौसम विज्ञानी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। इसके अलावा मिशन में नए वेदर सैटेलाइट्स के लॉन्च करने की भी योजना है। भारत में मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशंस के लिए 3 डेडिकेटेड सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनमें इनसेट 3D, इनसेट 3DR और इनसेट 3DS शामिल हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए AI और मशीन लर्निंग के उपयोग की भी योजना है। आपको बता दें कि IMD का गठन 1875 में कलकत्ता में किया गया था। इसे देश के सभी मौसम संबंधी काम सौंपे गए थे। इसका मुख्यालय कलकत्ता से शिमला और फिर पुणे स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में है। यह संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करती है। आज का टर्म ऑफ द डे है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन नैश ने एक थ्योरी दी है, केओस थ्योरी। बटरफ्लाई इफेक्ट इसी थ्योरी पर बेस्ड है। इसके मुताबिक अमेजन के जंगलों में जब एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो उसके कारण आधी सदी बाद प्रशांत महासागर में तूफान आता है। इस कथन का मतलब इतना ही है कि दुनिया की हर घटना दूसरी घटना से जुड़ी है। इस थियरी के मुताबिक असल में जो चीजें दुनिया बदलती हैं वो मामूली सी चीजें हैं। कोई भी बड़ी घटना किसी एक दिन में घटी आकस्मिक घटना नहीं होती, बल्कि तमाम छोटी छोटी घटनाओं का परिणाम होती है। जैसे गणित में दशमलव के बाद भी अगर कोई नंबर बदल दिया जाए तो बड़ी कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है। ऐसे ही अगर हाल की घटनाओं पर गौर करें तो बांग्लादेश में अभी जो स्थितियां बनी वो केवल एक आंदोलन के दमन से ही नहीं बनी है, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में पैदा हुआ गुस्सा था, जिसने एक बड़े तख्तापलट को अंजाम दिया। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बटरफ्लाई इफेक्ट का एक उदाहरण दीजिए तो आप क्या बताएंगे? आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। कैबिनेट द्वारा बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई। यहां बायो से तात्पर्य बायोटेक्नोलॉजी और E3 से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार से है। इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। यह नीति मोटे तौर पर उच्च मूल्य वाले बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर और एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग आदि को बढ़ावा देगी।
यह अत्याधुनिक बायो मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं, बायो फाउंड्री क्लस्टर और बायो एआई हब स्थापित करने में भी मदद करेगी। कुल मिलाकर यह नीति नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को और मजबूत करेगी तथा सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देकर भारत को त्वरित हरित विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। भारत का पहला हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट RHUMI-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के एक स्टार्टअप स्पेस जोन ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तैयार किया है। यह देश का पहला रीयूजेबल एंट्री व्हीकल है। इसके द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। इन्हें सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में छोड़ा गया। इन सैटेलाइट्स को वायुमंडलीय स्थितियों पर निगरानी रखने और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन इंटेंसिटी, यूवी रेडिएशन इंटेंसिटी और एयर क्वालिटी इत्यादि शामिल है। जापान हाई अलर्ट पर है और इसकी वजह है तूफान शानशान, जो जल्द ही पश्चिमी जापान में दस्तक देगा और इस वीक के अंत तक यह बहुत शक्तिशाली तूफान में बदल सकता है। इसे तूफान संख्या 10 के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस महीने में जापान के आसपास के क्षेत्र में बनने वाला यह छठा तूफान है। इस दौरान हवाओं की गति लगभग 180 से 216 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन मेजरमेंट एंड कंप्यूटिंग QCMC 2024 की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन का 16वां संस्करण है, लेकिन भारत में आयोजित होने वाला यह पहला संस्करण है। यह 1990 में पेरिस में स्थापित सबसे पुराने क्वांटम सम्मेलनों में से एक है, जो हर 2 साल में आयोजित होता है। सम्मेलन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति पर विचार करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी में चुनौतियों का समाधान कर वैश्विक क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देना है। टोंगा में 53वीं पैसिफिक आइलैंड फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड में समुद्र का तापमान दुनिया भर की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है, जो वहां की आबादी को अद्वितीय रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने SOS यानी सेव आवर सीज ऑन राइजिंग सी लेवल्स जारी की। पैसिफिक आइलैंड फोरम महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है और यह इस क्षेत्र के द्वीप समूह को साझा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग को बढ़ावा देता है। 1971 में स्थापित इस फोरम में 18 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि पैसिफिक क्षेत्र के सभी लोग स्वतंत्र, स्वस्थ और प्रोडक्टिव जीवन जी सकें। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा अरबाद डैम किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब, ईरान, सूडान या फिर पाकिस्तान? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शानशान तूफान जापान से संबंधित है। रूमी 1 भारत का पहला हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के जिले घोषित किए गए हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? और सही जवाब है विकल्प बी, लद्दाख। अगला प्रश्न था, खबरों में रहे पावेल दुरोव का संबंध किस संस्था से है? एप्पल, मेटा, अल्फाबेट या फिर टेलीग्राम? और सही जवाब है विकल्प डी, टेलीग्राम। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।